नमस्ते। आज 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर को हिंदुस्तानी फौजों ने एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई थी, बैटल ऑफ सिलहट। सिलहट हम आप सब जानते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इसी लड़ाई के बाद ईस्ट पाकिस्तान जो समय था, अब बांग्लादेश में लिबरेशन ऑफ जसोर, सिलहट और मौलवी बाजार हुआ था। जसोर का नाम आप सबको याद होगा, जो अब तो नहीं आता है। एक जमाने में कंघी जो थी, सिर में कंघी करने, मेरे तो बाल नहीं रह गए, बचपन में जसौर की कंघी आती थी और वो बहुत मशहूर हुई थी। ये इसलिए भी जाना जाती है ये 7 दिसंबर क्योंकि बैटल ऑफ सिलहट में हेलीबॉर्न, हेलीकॉप्टर से पहली बार सोल्जर्स को उतारा गया था और इसीलिए इट इज द फर्स्ट हेलीबॉर्न ऑपरेशन ऑफ इंडियन आर्मी इन बांग्लादेश। इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझ लें। देखिए, ऐसा था कि ऑपरेशन सर्चलाइट पाकिस्तान ने 25 मार्च को शुरू कर दिया था। इसके तहत तो दमन उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में करना शुरू किया। उसके बाद 15 मई 1971 से मुक्ति वाहिनी के लिए सप्लाई और ट्रेनिंग ऑपरेशंस हमारी फौज ने शुरू कर दिया और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन जैकपॉट। अब मुक्ति वाहिनी जो थी, उसके जो ओवरऑल कमांडर इन चीफ ऑफ बांग्लादेश फोर्सेस इसको बोला गया, जनरल MAG उस्मानी साहब थे। और मुक्ति वाहिनी का ये भी समझ लीजिए कि 11 ज्योग्राफिकल सेक्टर्स में उन्होंने बांट दिया था। करीब 30,000 रेगुलर सोल्जर्स थे, वो सोल्जर्स जो पाकिस्तान आर्मी में थे और वो डिफेक्ट करके अब बांग्लादेश इस मुक्ति वाहिनी के पार्ट हो गए थे। और इसके साथ ही करीब 1 लाख गुरिल्लास भी थे, जो मतलब रेगुलर आर्मी से तो नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग लेके वो भी गुरिल्ला जैसे लड़े थे। ये दिसंबर तक ये 1 लाख गुरिल्लास और ये हो गए थे दिसंबर 71 तक। अब एक कहीं टर्म आपको आता होगा जिसमें कहा जाता है मित्रों वाहिनी। अब ये मित्रों वाहिनी क्या चीज थी, ये थोड़ा समझ लीजिए। इंडिया का ईस्टर्न सेक्टर में 3 कोर जो थे वो थे 4th कोर, 33rd कोर और एक नई कोर बनाई गई थी 2nd कोर। ये 3 तो इंडिया की तरफ से थे। 21 नवंबर को इंडिया और बांग्लादेश की जो फोर्सेस थी, उस समय उसको मुक्ति वाहिनी कहा जा रहा था, दे वर पुट अंडर द ज्वाइंट कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा साहब, जिनका आपको जिक्र अभी बाद में आएगा जब सरेंडर उन्हीं के सामने जनरल नियाजी ने किया था। और इस फोर्स को, जो कंबाइंड फोर्स ऑफ इंडियन बांग्लादेश फोर्सेस थी, इसको मित्रों वाहिनी कहा गया था। ये बात मैं 7 दिसंबर की किया। अब थोड़ा मैं दोनों सेक्टर को लेता चल रहा हूं, वेस्टर्न सेक्टर भी और ईस्टर्न सेक्टर भी। पहले थोड़ा ईस्टर्न सेक्टर की बात कर लें। ईस्टर्न सेक्टर में एक लड़ाई हुई, बैटल ऑफ खानसामा। बैटल ऑफ खानसामा में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मेजर जनरल ए परमार साहब। जनरल ए परमार साहब से हम लोगों की बातचीत हुई और उन्होंने एक बैटल ऑफ खानसामा का जो एक अकाउंट है वो उन्होंने बताया है। मैं थोड़ा ये भी बता दूं, जनरल परमार साहब के लिए, वो 21 राजपूत उस समय 71 ऑपरेशंस में हिस्सा लिया था, वो उसके पार्ट एंड पार्सल थे। उसमें लखनऊ के ही एक नायक राजा सिंह थे, जिन्होंने वीर गति प्राप्त की थी और उनको वीर चक्र भी मिला था। मेजर परमार के लिए 2 बातें और जल्दी से। वो इंडियन गोल्फ यूनियन के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, द हाईएस्ट पोस्ट, एज गोल्फर उनके बारे में। और दूसरा, आज 7 दिसंबर को आज उनकी शादी की वर्षगांठ भी है। जनरल साहब, शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। ये जरा जनरल साहब से हम लोग बैटल ऑफ खानसामा की बात सुन लें। Good morning, gentlemen, and wish you a very happy Vijay Diwas. Today I'll be talking about the Battle of Khansama, which my battalion 21 Rajput fought in 1971 war, and the battalion got the battle honor for that. Before I come to the actual conduct of the battle, let me quickly recapitulate for you as to what all had happened till then. 71 Brigade, which was Corps Strike Force 33 Corps, was given the task to expand the Siliguri corridor by advancing along road Pachagar, Boda, Thakurgaon, and exploit up to Kantanagar and expand the corridor by about 90 kilometers. All the brigade tasks were carried out and the brigade move was very successful, and the position on the 6th of December was that the brigade
had reached Thakurgaon and was poised for attack on Kantanagar bridge. This task was given to Marathas, but unfortunately, despite 3 attempts, the Kantanagar bridge did not fall. An enemy, after each attack, had reinforced the locality and it had become a very strong defended locality. By now, by 6th of December, we had also come on the orbit of 6th Mountain Division. So, on 10th of December, the Div Commander decided that there is no point butting your head against Kantanagar bridge, and the brigade must open a fresh access to Saidpur. Saidpur by now had become our terminal objective. And this fresh access was from Pachagar, instead of coming down to Kantanagar, this was from Khansama to Darwani, Darwani to Nilphamari, and Nilphamari to Saidpur. And this place was, Khansama was approximately 20 kilometers up north from Kantanagar. For this task, the brigade chose 21 Rajput. Now, very quickly, Khansama was a small township located on the eastern banks of river Buri Tista. It was a small township, and but enemy, knowing its tactical importance, as the alternative axis available to Saidpur, had deployed a company plus troops there, about 4 platoons, beefed up by about 60 to 65 Razakars. They were the paramilitary forces. They had also allotted one additional HMG section, one additional MMG section, and a section of 81mm mortars. From the Mukti Bahani sources, we learned that enemy had also laid minefield on the southern, eastern, and northern side of Khansama. The western side was protected by the river itself. So on 11th, when the CO was called in and given the task of capturing Khansama, not later than last light of 13 December, CO decided to reel back the battalion, which was approximately 15 kilometers further southeast, to a place called Birganj. And so 11th was virtually consumed in these various battle procedures, and we had only 12th as one day available for all our preparation for the attack. The enemy had deployed 4 platoons, with 1 platoon guarding the northern approach to Khansama. It was very sensitive to the eastern approach, that was the road axis, so 1 platoon was deployed there in a well-fortified locality. The ferry approach, that is the river side approach from the west, was guarded by a platoon-less section, but they were beefed up by a platoon of the paramilitary forces. And the southern approach was guarded by another platoon, with the company headquarters in the area of Dak Bungalow, which was in center, and this was on a slightly high ground. So company headquarters with the section X, the western platoon, was guarding the Dak Bungalow area, which was kind of a GTI for the company. It had also laid mines on the eastern and southern approach that was reported by the Mukti Bahanis. And so now the CO had only one day to make his plans for the capture of Khansama, and he realized that one day was not enough to carry out any ground reconnaissance. So he requested the brigade for helicopters. His idea was to have a couple of sorties and to take up the platoon commanders and company commanders up in the air and at least show them what the objectives looked like. And since close ground reconnaissance was not possible, our battalion at that stage had, in addition to our own resources, had the fire support available of 1 mountain regiment, 1 field battery, and 1 medium battery. And additionally, we had 2 troops of armor, PT-76 tanks, X-69 armor regiment, but they were only available in fire support role. In fact, this also got changed to a roadblock operation for the 2 troops of tanks. And now the CO had this one day available in which he had to carry out
reconnaissance for the crossing places. So, with the aerial reconnaissance and some ground reconnaissance, we eliminated various approaches and homed down to the southern crossing place, which was about 6 kilometers south of Khansama. And this was largely because the approach up to the crossing place had some tree line cover. And not only that, the river at this place had branched out into two channels. So while the width of the river had become a little wider, but the water channel had become just about 2 to 3 feet deep and was easily fordable. In the attack plan, we had considered various approaches. Now, northern approach was ruled out because there was absolutely no cover, and the entire movement of the troops would have been out in the open through the paddy fields, and it was the longest approach. The troops would have had to march about roughly 18 kilometers to the crossing place and then come down 6 kilometers for the attack. So, and this would have been out in the open. It was ruled out. The western approach was very well guarded, and unfortunately, after crossing the river, there was no ground available. There's no open space available. So the attack would have actually meant attacking from the river itself. So it was dropped. We chose the southern approach for one more factor, that after crossing the river, there was a fair amount of cover available in terms of bamboo groves and a couple of mango orchards and some low shrubs. So CO felt that since attack was during, finally it was going to be a day attack, that troops will have certain amount of cover available right up to the defenses. In fact, the brigade was adamant that the attack must go by the night 12th, 13th, and they were favoring night attack, but after a lot of heated debate and arguments, the CO finally convinced the brigade commander that since the platoon commanders and the troops have not done any close recce of the objective, let the attack be in the morning of 13th, so that at least they would know their objective and they'll be able to move by fire and move and making use of the cover. Brigade finally gave in, and it was approved that attack will be on the morning of 13th. CO had also made a bid at this stage for airstrike, which was turned down due to non-availability of aircraft, air effort. And thus the broad outline plan was that one company would secure the crossing place, that was Charlie Company, by 4 o'clock in the morning of 13th. One company, that was Delta Company, was then cross over and secure the forward assembly area and also the area for the FUP. And two companies, that is Alpha and Bravo companies, will be the assaulting companies in phase 1 of the attack. Armor was to cross over and establish a roadblock on road Khansama Darwani. The plan was approved, and accordingly, on the night 12th, 13th, the Charlie Company moved, and by 4 o'clock, they had secured the crossing place, and the company commander, Major Malik, confirmed that the area is secure, and Delta Company under Major Chauhan then moved, crossed over and secured the forward assembly area and started moving towards the area of likely FUP. So by 7 o'clock, the entire battalion was in the forward assembly area. The armor has started crossing from further down south, and we were drying our clothes and getting ready for the HR at 8 o'clock. With the IO and I were about to take the assaulting companies to the FUP when I got a call from brigade headquarters. The BM called up and said the air strike which was refused, turned down earlier due to lack of air effort, has now been approved. And the TOT for the aircraft is 9 o'clock on the objective, and therefore you readjust your timings and pull back your troops to at least 2,000 meters away from the objective due to safety reasons. Now, this last minute change, the CO was rather unhappy because it meant that you had to readjust the time, pull back the troops, which had already secured the forward assembly area, but we had no option. And so we then did the readjustment, and at bang 9 o'clock, the two Hunter aircraft from Hashimara Air Base came, and we had never seen a live air attack on objectives. The whole battalion was in a kneel down position in the paddy fields. We were crouching there, and I had never witnessed such a grand spectacle of the hunters
diving and strafing and bombing and rocketing the aircraft, the objective. And after about 20 minutes, the aircrafts, while flying back, they probably had spotted us in the paddy field. So they flew very low over us and flapped their wings as if to say, okay, guys, we've done our bit. It's your show now and carry on. So the CO then activated our own RT fire plan and for about 15 minutes brought in heavy fire on the enemy objectives. So enemy by now was fully prepared to receive us. They knew that something is happening and the attack is going to come from south. And so accordingly, at 10 o'clock, the attack commenced by Alpha Company on the left and Bravo on the right. Charlie Company was reserved for phase 1 and Delta was overall reserved for the final capture of final objective. The initial movement of the two companies came under very heavy and accurate enemy mortar fire and the RT fire in the area of between the FUP and the objective. But fortunately, the own artillery suppressed the RT fire very quickly, and the two assaulting companies moved. And when they were about 100 meters short of the objective, they came under very accurate and very heavy HMG and MG fire from the flanking bunkers, and the attack virtually stalled at that stage. At this stage, Lance Nayak Bahadur and Subedar Prem Singh, they took 157mm RCL gun each, and they crawled up and they, after a couple of attempts, they destroyed these two bunkers on the flanks. That made a lot of difference, and the attacking companies then closed in. And by 12 o'clock, the front sections were eliminated. And at this stage, the CO also pressed in. Seeing the kind of resistance the enemy was given, he had moved in the Charlie Company, which had now got itself wedged in between the company headquarters and the southern platoon. And probably this move totally unnerved the remaining troops of the southern platoon, and they abandoned and moved back. So Bravo Company was by then had surrounded the company headquarters locality, but company headquarters was very well guarded by about 5 to 6 concrete bunkers, and they started bringing in very accurate and heavy fire on the attacking troops, making it very difficult to capture. And at this stage, CO brought in the one troop of tanks from the roadblock area and asked them to destroy these bunkers, which they did in no time. In about half an hour's time, all these 5-6 bunkers were destroyed. And at this stage, the company commander, whose bunker also had been hit by the tank fire, he came out and he surrendered along with about 20 Pakistani soldiers. So by about 2 o'clock, 21 Rajput had captured Khansama, in which we captured the 1 officer, 1 GSO and 20 other ranks. And we also found dead and wounded about 20 of them in the trenches, which only showed that enemy had decided to give in a tough fight. And thereafter, the prisoners were sent back to the brigade quarter, and by 4 o'clock we gave the success signal to the brigade, and 15th morning the access was opened. Thank you. अब ये तो ईस्टर्न थिएटर की बात हो गई। वेस्टर्न सेक्टर में आज थोड़ा एक जनरल बात कर लेंगे हम लोग लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. शर्मा साहब से। डोगरा के जम्मू के रहने वाले, उन्होंने कैसे लोकल मिलिशिया को जम्मू कश्मीर में, जो बाद में जैक लाई के नाम से अब हम और आप जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, उसकी शुरुआत, उसका जन्म लोकल मिलिशिया, लोकल जो जम्मू कश्मीर के लोग थे, उन लोगों के द्वारा रेस की गई थी और फिर उनको युद्ध के लिए तैयार किया गया था। और इन लोगों ने एक ही बैटल में नहीं, हर बैटल जो हुई है वेस्टर्न थिएटर में, उसमें लोकल मिलिशिया या बाद में जो जैक लाई के नाम से जानते हैं, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। टुरटुक, जो बाल्टिस्तान वाली 71 वॉर थी, जब बाल्टिस्तान की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, टुरटुक में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। इन सारी बातों को आप जनरल शर्मा से सुन लें। नमस्कार। सबसे पहले जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला और हम ये जो 3 दिसंबर से 16 दिसंबर में का एक पखवाड़ा हम पूरा मना रहे हैं आज, इस जश्न को,
उसमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आपसे जो स्पेसिफिक बात समझना चाहते हैं, एक बात कही जाती है जैक लाई आम भाषा में। अच्छा, मेरा चूंकि ऑडियंस नॉन डिफेंस है, तो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को आम भाषा में जैक लाई बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएं, इसका इतिहास बताएं, कैसे ये रेज हुई, लोकल मिलिशिया को आपने कैसे ट्रेन किया, और आपकी पलटन को जो बैटल ऑनर मिले हैं या उसमें जो कोई अति विशिष्ट लोगों को कोई सम्मान मिला हो, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे गर्व है कि मैं उस स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, क्राउन ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूं, सन ऑफ द सॉइल हूं, और उस स्टेट का हूं जिसके बीच में जनरल जोरावर सिंह जैसे योद्धा पैदा हुए, जिन्होंने छोटी सी स्टेट से ना सिर्फ लद्दाख बल्कि तिब्बत, गिलगिट बाल्टिस्तान को भी साथ में मिलाया। मैं उस स्टेट का हूं जिसके बीच में हमारे कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्रा, जिन्होंने कि जो कैद पोस्ट थी पाकिस्तान की, उसको 21,000 की हाइट के ऊपर में कब्जा करके उसको हिंदुस्तान में मिलाया। मैं उस स्टेट का उसमें गर्व करता हूं जिसमें कि दफादार प्रकाश सिंह, जिनको विक्टोरिया क्रॉस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिला था, मैं उस स्टेट से बिलोंग करता हूं। और मैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, जिन्होंने कि जम्मू कश्मीर को जब कि विभाजन हुआ था 47 में, तो कबाइलियों ने हमला किया था, उस टाइम पे 4 दिन की डिले जो उन्होंने दोमेल से लेकर और उरी तक की थी, जिससे कि हमारे हिंदुस्तानी फौजें श्रीनगर में लैंड हुई। तो जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर अगर आज आजाद है, पाकिस्तान के हाथ में नहीं है और हिंदुस्तान का ताज है, तो वैसे योद्धाओं की, उस स्टेट की का मैं एक नुमाइंदा हूं। मुझे उस बात पे गर्व है। साथ साथ में यह गर्व है कि आज हम 1971 की स्वर्ण विजय जयंती मना रहे हैं। हमेशा हमने, हमारे हिंदुस्तान ने विजय 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 ही पाई है, और चाहे वो 47 की लड़ाई थी, चाहे वो 65 की पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, चाहे 71 की थी, चाहे 99 की कारगिल वॉर की थी, और हर वक्त विजय पाई है। तो उसी 71 को, जैसे आपने कहा कि हम स्वर्णिम जयंती मनाते हैं, और उसके लिए आज हमें बड़ा गर्व है। दूसरी बात, आपने हमें पूछा कि जैकलाई क्या है, कैसे बनी। जब 1947 के बीच में विभाजन हुआ था, उस टाइम पे एक अंग्रेजों की चाल थी कि जम्मू कश्मीर को, हालांकि ये हिंदू प्रोविंस था या हिंदू राज्य था, इसको चाल के तहत पाकिस्तान के साथ में मिलाया जाए। उन्होंने, अंग्रेजों ने जिन्ना के साथ में मिलके, और पहले तो अपने एम्बेसडर्स भेजे, अपने लोग भेजे, चुपचाप तरीके से महाराजा हरि सिंह के साथ में मिलके, ताकि ये जम्मू कश्मीर उनके साथ में विलय हो जाए। लेकिन महाराजा हरि सिंह, जो बहादुर, जो हमारे एक हिंदू राजा थे, और वो जम्मू, जो इंडिया के साथ में रहना चाहते थे, उन्होंने उसको रेजिस्ट किया। और जब वो रेजिस्ट किया, तो अपने नापाक इरादे से पाकिस्तान ने अपनी जो फौजें हैं वो कबाइलियों के ड्रेस में, रजाकरों के ड्रेस के बीच में, उन पुंछ, राजौरी, उड़ी, नुब्रा, लद्दाख, हर जगह से उन्होंने भेजे और उन्होंने कब्जा करने की। तो इस टाइम के ऊपर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो स्टेट फोर्सेस थी जो महाराजा की थी, उनको स्टेट फोर्सेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे। उन्होंने हर जगह में, हालांकि थोड़ी फोर्सेस थी, हर जगह में कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन वो नहीं सफल हो पाए, क्योंकि उसके बीच में कुछ छोटा मोटा रेबेलियन भी हुआ, क्योंकि वो मिक्स्ड ट्रूप्स थे। तो उसके कारण से पाकिस्तान के कबायली आगे की तरफ में बढ़ते गए। तो उसको रोकने के लिए जो एक लोकल थे, वहां के जो बॉर्डर के रहने वाले थे, लोकल लोगों ने मिलिशिया बन के, डंडी, बर्छी, तलवार से, हर एक से उन्होंने इकट्ठे होकर एक आवाज लगाई
कि हम अपने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हाथों में नहीं जाने देंगे। और ये मिलिशियाज रेज हुई नौशेरा, रजौरी, पुंछ, उड़ी, नुब्रा, इनमें, तो इनको उस टाइम पे जैक मिलिशिया के नाम से जाना गया। तो इसका जो जन्म था वो था लोकल मिलिशिया, फिर जैक मिलिशिया, और इन्होंने 1965 और 71 की वॉर के बीच में बाकी जो रेगुलर आर्मी थी इंडियन आर्मी की, उनकी यूनिटों के जैसा बराबर इतना काबिल तारीफ काम किया कि हिंदुस्तान ने इनको रेगुलर फोर्स यानी कि जैक मिलिशिया से जैक लाइट इन्फेंट्री का नाम दिया, और 72-76 में इनको रेगुलर फोर्सेस बना दिया। और मुझे गर्व है कि मैं जैक लाई का एक सोल्जर हूं। थैंक यू जनरल साहब। मेरा एक और प्रश्न है, बहुत से लोग आज की तारीख में नुब्रा लद्दाख घूमने जाते हैं और वहां पे नुब्रा वैली जाते हैं, और वहां से एक अब ले जाने लगे हैं बाल्टिस्तान की तरफ, वो टुटुक विलेज है। वहां के बारे में एक चीज समझना यह है कि जब ये 71 वॉर हुई तो आपका लद्दाख स्काउट्स, नुब्रा गार्ड्स, काराकोरम स्काउट्स, ये सब लोग सिविलियन को आपने ट्रेन किया था, और सिविलियन ने एक तरह से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के साथ वो लड़ाई लड़ी है। थोड़ा ये कैसे आप लोग मोटिवेट करते थे? आप आम सिविलियन को देश की रक्षा के लिए मोटिवेट करना इतना आसान नहीं है, जान की बात है भाई, जान कैसे देने को तैयार होते हैं लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं लद्दाख और कारगिल रीजन के लोगों को मैं एक सल्यूट करना चाहता हूं, उनके जज्बे को सल्यूट करना चाहता हूं। जब जब भी जरूरत पड़ी है उन्होंने अपनी आजादी के लिए हथियार उठाए हैं, आवाज उठाई है और लड़ाई लड़ी है। तो जब पाकिस्तान ने ये 47 के बीच में कोशिश की, वो चाहे नुब्रा वैली के बीच में से तुर्तुक की तरफ में था, चाहे वो या कारगिल की तरफ से था, उस टाइम पे पहले तो लोकल वॉलंटियर्स ने वहां पर अपने अपने हथियार उठाए, और हथियार उठाए उस मोटिवेशन से जो कि हमारी इंडियन आर्मी की जो मोटिवेशन थी वहां पर। और उस मोटिवेशन का कारण यही था कि आप लोगों को आजादी पसंद है या गुलामी पसंद है, आप लोगों को खुशहाली पसंद है या क्या पसंद है। तो वो उनको एक आजादी का जो एक मैं कहूंगा एक थीम थी, उसके कारण वो इतने मोटिवेट हुए, जिसको सेल्फ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। उसके कारण से उन्होंने अपने हथियार वगैरह उठाए और हमारे से ट्रेनिंग लेके उन्होंने जो भी 47 में रजाकर आए उसके बीच में किया। और जो नुब्रा के बीच में थे उनको जैसे कि नीचे वालों को लोकल मिलिशिया कहा गया, जैक मिलिशिया कहा गया, उनको नुब्रा स्काउट्स, और उनको जो लद्दाख स्काउट्स वाले हैं उनको किया गया, बाद में उनको लद्दाख स्काउट में कन्वर्ट किया। आज भी 2 बटालियन जो पहले रेज हुई थी 47 में, जो मिलिशिया के नाम पे, नुब्रा स्काउट्स वगैरह के नाम पे, उनको आज हम लद्दाख स्काउट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा करते हैं। और कोई बटालियन रेज नहीं हुई है, वो दोनों उनका उनके साथ में विलय हो गया है। जी जनरल साहब, ये तो आपने वॉर टाइम की बात की, लेकिन आपकी रेजिमेंट ने जब देश में वॉर नहीं है उस समय भी आतंकवादियों से आप लोग लड़े हैं, और एक आपका वॉर हीरो, एक हीरो रहे हैं आपके अशरफ वानी साहब। थोड़ी उनकी स्टोरी भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दें। देखिए, मैं सच कहूंगा, पहले मैंने आपको बताया कि हमारे यहां पर एक हीरोज की धरती है, शहीदों की धरती है, और ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं, भारत के हर कोने से दी हैं। लेकिन मैं कहूंगा, क्योंकि मैं यहां ज्यादा जानता हूं, तो यहां सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के बीच में हमारे जम्मू में ही हिंदुओं ने नहीं कुर्बानी दी, बल्कि आपको ताज्जुब होगा कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कश्मीर के बीच में कुर्बानी दी है, देश के लिए जान दी है। उसमें से एक ऐसा नुमाइंदा था नायक नजीर अहमद वानी, जिसको कि भारत के सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वीरता के लिए, पीस टाइम में अशोक चक्र से नवाजित किया गया। ये उसके साथ साथ में, इससे पहले मैं ये भी कहूंगा, हमारे पास जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा जो परमवीर चक्र का लिविंग लेजेंड है कैप्टन बाना सिंह, वो भी हमारे
जम्मू की धरती के बीच में आज भी जिंदा है और बहुत काम कर रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने का। क्या अभी वापस अगर मैं नायक नजीर अहमद वानी के ऊपर में आ जाऊं, ये कश्मीर के इलाके के रहने वाले थे और ये एक छोटा सा आशुम जी गांव है जो कुलगांव साउथ कश्मीर के इलाके में 1980 में पैदा हुए। एक बहुत मामूली माता पिता से फैमिली से थे और जिनके पास में खाने के लिए पूरी रोटी नहीं हो पाती थी, तो इसने बेचारे ने, क्योंकि 4 बच्चे थे, तो इसने माता पिता का हाथ बटाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करना, कैजुअल लेबर का काम करना शुरू कर दिया। ये इसने सेक्रीफाइस, तो उसके पास में एक ऐसा जज्बा पहले से ही था। आप जानते हैं सन 1990 के बाद की दशक के बीच में मिलिटेंसी पीक पे आनी शुरू हो गई थी और अशरफ वानी उस टाइम पे 14 ही साल का था। तो उस टाइम पे जबकि लोकल यूथ अनडिसाइडेड था कहां पर जाएं, तो इसने इखवानुल मुजाहिदीन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि ऑफशूट था JKLF का, उसको ज्वाइन किया और उसका मुद्दा था, ये इखवानीज का मुद्दा था कि जो भी टेररिस्ट हैं जिन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पीस को खराब किया है, वापस से पीस और शांति को बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर के बीच में। तो इसने इखवानियों को ज्वाइन किया। उसके बाद में इखवानी काडर के बीच में इसने जो हमारी राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन होती हैं जो कि काउंटर इंसर्जेंसी के बीच में काम करती हैं, उसके साथ में काबिल तारीफ काम किया। हर जगह से इंटेलिजेंस, लोकल सन ऑफ द सॉइल था, हर चीज का पता था, गांव गांव में इसके लोग थे। तो इसने इतना अच्छा काम किया कि हिंदुस्तानी फौज ने इसको रेगुलर आर्मी के बीच में जगह दी, यानी कि जो हमने 2003 के बीच में होम एंड हर्थ की जो एक बटालियन रेज की, ताकि हम लोग इखवानियों को रिहेबिलिटेट कर सके, जो भी OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको भी साथ में ले सके, ताकि हम इन्हीं को इस्तेमाल करके इनको एम्प्लॉयमेंट देके और मिलिटेंट्स के अगेंस्ट इनको इस्तेमाल कर सके। तो इसने वो ज्वाइन कर ली बड़े जज्बे के साथ में। और उसके बाद में छोटा कहते हुए मैं 3 इसका बताऊंगा कि इसकी जो वानी की कहानी एक वीर गाथा की कहानी है, एक के बाद में एक इसने जो कारनामे किए वो काबिले तारीफ है। इसको पहली बार सेना मेडल दिया गया जो कि 2017 में था, 2007 में था। फिर उसके बाद में दोबारा से इसने एक ऐसी दिलेरी की, कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी की, 2017 में इसको फिर से सेना मेडल दिया गया, यानी सेना मेडल बाहर दिया गया। और 2018 के बीच में इसने ऐसा कारनामा कर दिखाया, इतने टेररिस्ट मार के, कि उसको अशोक चक्र से नवाजा गया। तो एक छोटे छोटे इनको नरेट करते हुए 2007 में, जबकि ये नया ही था, ये जो होम एंड हर्थ जैकलाई, जो मैं होम एंड हर्थ आपको बोल रहा हूं, वो मेरी जैकलाई की थी, और जैकलाई के बीच में इसने ज्वाइन किया। 2007 के बीच में ये 9RR के साथ में ऑपरेट कर रहे थे साउथ कश्मीर के बीच में, और वहां पर मिलिटेंट्स के होने की खबर मिली, तो कॉर्डन एंड सर्च लॉन्च किया गया। वहां पर इसने देखा कि वहां से एस्केप करके 2 मिलिटेंट्स निकल के बाहर आके और इसके कंपनी कमांडर को मारने वाले थे। इसने अपनी जान की परवाह नहीं की, इसने अपनी जगह से उठ के कवर को छोड़ के और दौड़ के कंपनी कमांडर को गिरा के उसको बचाया, और अपने आप भी बचा, और इसने इतनी बहादुरी दिखाई, उसके बाद में सारे मिलिटेंट्स मारे गए, इसको सेना मेडल से नवाजा गया। तो बोलते ना, होनहार वीरवान के होत चीखने बाद। तो उसके बाद में ये इसने जब ऐसी बहादुरी दिखाई, एक इखवानी होने के नाते भी, उसके बाद में रेगुलर फोर्स में आने के बाद में, तो इसको सेना मेडल दिया गया और इसको यूएन पीस कीपिंग फोर्स में 2014-15 में भेज दिया गया, ताकि ये बाहर जाके हमारे देश की भी वो दिखा सके। उसके बाद में वापस आया, और 2017 के बीच में फिर एक इंटेलिजेंस मिली थी
कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स है जो कि हिजबुल मुजाहिदीन के हैं, वो विलेज कुंड, गाजी कुंड में छिपे हुए हैं। वहां पर भी कॉर्डन एंड सर्च का ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो सर्च और कॉर्डन करते करते ये टेररिस्ट ने इसके ऊपर में बहुत ज्यादा फायर आया। तो इसने अपनी आड़ ली, लेकिन उसमें से भी 2 टेररिस्ट निकल के बाहर आ गए थे, क्योंकि उनका यही होता था, एक तरफ से फायर करो, दूसरे से निकलने की कोशिश करो। तो इसने उसमें से जो ट्रीज के मतलब यानी कि बाहर आ चुके हुए थे, इसने एक पेड़ से जंप मार के दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, और ऐसे करके इसने एक टेररिस्ट को पकड़ के वहीं पर ही अपने हाथों में क्लोज कॉम्बैट से मार गया है। और उसके बाद में दूसरा मिलिटेंट जो भागना शुरू हुआ, क्योंकि आप मानेंगे कि ये मिलिटेंट जब एक बार मरता है तो दूसरे भागने के शुरू हो जाते हैं। तो इसने दूसरे को भाग के पकड़ के उसको भी मार गिराया। इसी प्रकार से टोटल के 4 मिलिटेंट्स, बाकी लोग जो पूरी पार्टी थी उसने मारे। और इसको फिर से इस बहादुरी के लिए सेना मेडल से नवाजा गया। सेना मेडल छोटी मोटी चीज नहीं होती है जो बहादुरी के लिए। सो दूसरी बार जो 2017-2018 के बीच में इसको मेडल दिया गया, इसको नवाजा गया। अभी देखिए विधि का विधान, 2018 के बीच में फिर एक बार मौका आया और ये 34 RR के साथ में काम कर रहे थे। ऑपरेशन बटागुंड नाम का लॉन्च किया गया नवंबर 2018 के बीच में। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर थी कि 7 से 8 जो टेररिस्ट हैं वो एक घर में छिपे हुए हैं। तो कॉर्डन एंड सर्च लॉन्च किया गया और उसके बीच में चारों तरफ से उनको घेर लिया गया और इसको लगाया गया, क्योंकि एस्केप रूट्स जो होती हैं जैसे आप जानते हैं तो उनमें कट ऑफ ग्रुप लगाए जाते हैं। तो इसको एक मेजर एस्केप रूट के ऊपर में लगाया था कि निकलने नहीं देना। तो जैसा कि एंटिसिपेटेड था, वहां से टेररिस्ट, क्योंकि आगे से प्रेशर पड़ा, बाकी जो ग्रुप थे हमारे जो कॉर्डन एंड सर्च वाली पार्टी, उन्होंने फायर किया। ये पीछे की तरफ से टेररिस्ट भागना शुरू हुए, जिसमें से 4 टेररिस्ट थे। तो उसको उन्होंने ग्रेनेड फेंके, स्मोक ग्रेनेड फेंके, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की और उस फायरिंग के बावजूद ये अपने जो 3 आदमियों के साथ में डटा हुआ था, इन्होंने जगह नहीं छोड़ी और इन्होंने एक टेररिस्ट को मार गिराया। और वो टेररिस्ट कौन निकला? वो एलईटी का डिस्ट्रिक्ट कमांडर निकला। तो जिसको मारा, जो भाग रहा था, बाकियों को छोड़कर, देखो आप इनकी वो तरीका देखो, बाकियों को लड़ने के लिए छोड़ दिया, डिस्ट्रिक्ट कमांडर भाग के निकल रहा था तो उसको मार गिराया। तो बाकी लोग फंसे हुए थे, बाकी 4 से 5 और टेररिस्ट उसी घर के बीच में ही फंसे हुए थे। तो यहां पर ही खेल नहीं खत्म होता। तो कंपनी कमांडर को इस पर इतना भरोसा था, उसको बोला तुम वहां से निकल के अभी आओ और इस घर को दूसरी डायरेक्शन से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करो। उसने जो पीछे वाला इनके छोटे छोटे आउट हाउस टाइप के होते हैं, वहां से जंप मार के जहां की टेररिस्ट छिपे हुए थे, वहां खिड़की से अंदर जाके एक टेररिस्ट जो कि फायर कर रहा था उसको इसने पकड़ा और क्लोज कॉम्बैट के बीच में अपनी राइफल से उसको मार गिराया। जब ये मार गिरा रहा था तो दूसरा टेररिस्ट जो दूसरे कमरे में था, उसने इनके ऊपर में गोली चलाई। ये काफी जख्मी हो गया, लेकिन इसने कहा पता नहीं अभी जीना है या नहीं जीना है, क्या होगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। और ये दौड़ता गया, गोलियां लगती गई, उस टेररिस्ट को पकड़ के इसने दबा लिया और मतलब जो कर सकता था उसको वहां पर मार गिराया। तब तक बाकी टेररिस्ट एलिमिनेट हो चुके हुए थे और ये वीर गति को प्राप्त हो गया। इतनी जो बहादुरी, जिसमें 6 मिलिटेंट्स मारे गए, डिस्ट्रिक्ट कमांडर मारा गया है, और वो बहादुरी, वो उन सारे ऑपरेशंस के बीच में नायक नजीर अहमद वानी, जो कि मैं एक शेर था हमारे कश्मीर वैली का, वो एक मुसलमान भाई था जो उसको अशोक चक्र से नवाजा गया। वो पहला एक मुस्लिम भाई है कश्मीर वैली का जिसको कि अशोक चक्र से नवाजा गया। ये हमारी शान है, जैकलाई रेजिमेंट की शान है, होम एंड अर्थ की शान है और जम्मू कश्मीर की शान है
कि कश्मीर के बीच में भी हमारे इतने बड़े देशभक्त हैं, जो मर्जी कोई कहता रहे, लेकिन ये देशभक्त उसने अपनी प्राणों की आहुति दे दी और कुर्बानी दे दी। मैं फक्र के साथ में कहता हूं, ये मेरी रेजिमेंट का है, मैं उसे जनरल सल्यूट सलाम करता हूं और बाकी भारतवासियों को कहूंगा कि ऐसे वीरों को हमेशा हर रोज श्रद्धांजलि दें। सिर्फ शहीदों की चिताओं पर एक बरस में एक बार मेले नहीं, ये रोज रोज उनको श्रद्धांजलि दी जाए। और ये थी नायक नजीर अहमद वानी, अशोक चक्रा, सेना मेडल सेना बार की कहानी। जी जनरल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मैं और एक और आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह दूं कि ये जो शान है वो केवल जैक लाई की शान नहीं है, वो केवल जम्मू की शान नहीं है, वो हम सब लोगों की जो यहाँ आराम से चैन से सोते हैं जब आप लोग वहां देश की सीमा की सुरक्षा करते रहते हैं, हम सब लोगों की केवल रिस्पेक्ट और शान नहीं है, एक तरह से श्रद्धांजलि है ऐसे लोगों को जिनकी वजह से आज हम अमन और चैन से जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।